नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश 23 की तकरार किसकी सरकार में। जी हां, हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस खास कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट में इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की खबर क्या है, वो क्या रंग ला रही है, ये भी जरा आप देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी लेकर आ रही है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी होंगी। यह यात्रा कांग्रेस के लिए बूस्टर साबित हो सकती है। हालांकि बीजेपी इस यात्रा को अलग नजरिए से देख रही है, जरा आप भी अपने नजरिए से देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एमपी में प्रवेश कई मायनों में खास है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी 4 दिन तक कदम मिलाएंगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं में भी उत्साह है। राहुल के साथ कोई दौड़ लगा रहा है तो दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता डांस और क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। कई मायनों में कांग्रेस नेता अपनी छवि को बदलने में भी लगे हैं। राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, जो मेहनत है, वो 380 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश में चलेंगे। मध्य प्रदेश की संस्कृति भी जोड़ने की संस्कृति। मध्य प्रदेश एक उदाहरण है जोड़ने का। और 380 किलोमीटर राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में चलेंगे। यहां से वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। इतना उत्साह इस यात्रा में है। इधर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी ने शांत रहने की रणनीति अपना रखी है। गौर करें तो बीजेपी से किसी भी बड़े नेता का बयान यात्रा को लेकर नहीं आया है। तो क्या बीजेपी की ये रणनीति है कि इस यात्रा को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए? उनका उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा, आपकी धारदार चाल ऐसी ही बनी रहे आदरणीय। ये उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल करें, लेकिन मध्य प्रदेश राहुल गांधी आएंगे तो जरूर उनसे पूछेगा। और मैं कहता हूं कि हम सब भी, मैं भी सावरकर हूं, इसका जवाब भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी। बीजेपी भले ही राहुल की यात्रा को लेकर चुप हो, लेकिन उनके सियासी बयानों पर बीजेपी की नजर जरूर रहेगी। और जिस तरह राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बयान दिया था, अब एमपी में वैसा कुछ हुआ तो बीजेपी ने इस पर जवाब देने की प्लानिंग भी कर रखी होगी। कुल मिलाकर राहुल और प्रियंका के मध्य प्रदेश में आते ही एमपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो इस यात्रा के कई सियासी कलर आपको देखने को मिलेंगे और उसमें से कुछ रंग हम आपके लिए जरूर लेकर आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और बात ये करेंगे इस यात्रा को लेकर, क्योंकि सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती और जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक खास प्रोग्राम तैयार किया है, 23 की तकरार किसकी सरकार। उसमें बेहद खास सेगमेंट चुनाव शाखा। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं चुनाव शाखा, जहां मौजूद है रिकॉर्ड को खंगालते हुए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत। शैलेंद्र जी, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा के कई रंग आपको देखने को मिल रहे होंगे। मध्य प्रदेश में भी ये आगे बढ़ेगी और भी कई रंग यहाँ नजर आएंगे। और धीरे धीरे इस यात्रा में कई तरह के रंग जो है वो सियासी रंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम बात करें इस यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में, तो आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से उत्साह कांग्रेस का है और कहीं ना कहीं बीजेपी का भी अपना एक पक्ष है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं जा रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी अपने रिकॉर्ड रूम में चुनाव शाखा के कुछ पुरानी तस्वीर पलट रहा था, तो 80 के दशक में की कुछ तस्वीरें हैं। कांग्रेस जब बहुत अच्छी स्थिति में थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जमाना था, तो ऐसी तस्वीरें अखबारों में बहुत आया करती थी कि राजीव गांधी या इंदिरा गांधी किसानों के बीच हैं, खेतों में हैं,
या साउथ में कहीं हैं या नॉर्थ में कहीं हैं या पहाड़ों में वो नृत्य कर रहे हैं कुछ आदिवासियों के साथ, तो ऐसी तस्वीरें कनेक्ट पैदा करती थी पब्लिक में। ये मौका है अब कांग्रेस के पास, जिस तरह से राहुल गांधी बढ़ रहे हैं यात्रा में और प्रियंका का उनके साथ जोड़ना, तो ये एक फोकस कांग्रेस इसको बना सकती है अगर कोई गलती ना करे तो। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं महाराष्ट्र से, खासतौर से सावरकर पर, तो ये बीजेपी को मौका देगा और फोकस हट सकता है। तो कांग्रेस को इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा कि वो जो मोड, खासतौर से दिग्विजय सिंह की जो तस्वीरें आई सामने, उस मोड में रहना चाहती है या फिर किसी बयानबाजी में फंसना चाहती है, खासतौर से हिंदुत्व के मुद्दे पर। क्योंकि जो उनके यात्रा का पूरा प्रोग्राम है उसमें कई जगह वो ऐसे है, जैसे महाकाल भी जाएंगे, कुछ मजार पर भी जाने की बात है, नर्मदा स्नान की भी बात है, तो इन पर घिरती है या फिर वो तस्वीरें टंटिया मामा के यहाँ भी जाएंगे, चलें जी टंटिया मामा के पास भी पहुंचेंगे और वहां भी जाएंगे तो शायद वो भी एक अलग तस्वीर होगी। लेकिन उसको लेकर एक आज का बयान हम सुन लेते हैं, क्योंकि चुनावी शाखा में एक रिकॉर्ड जब आप खंगाल रहे थे तब मैं एक आवाज मेरे कान में भी पड़ी, तो जरा इसको लेकर विजय शाह क्या कहते हैं। वन मंत्री मध्य प्रदेश के और टंटिया मामा के समाधि स्थल पर पहुंचेंगे तो वहां किस तरह का माहौल होगा। लेकिन उससे पहले सियासी माहौल क्या है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन विजय शाह खुलकर बोल रहे हैं। उनकी तो आत्मा धिक्कार करना चाहिए, उनको अधिकार नहीं है टंटिया मामा की जन्मस्थली में जाकर के सीट से दबाने का अधिकार नहीं है। मैं दावा कर रहा हूं उनको अधिकार नहीं। अगर फिर भी वो जाएंगे तो अंदर से ये आवाज आएगी टंटिया मामा की कि जीते जी पूछा ना दर्द जिगर का मांजरा, और आए हो मेरे जन्मस्थली पर जब खाक में तुमने मिला दिया। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें वहां जाकर के टंटिया मामा को सीट से दबाने का। दावे के साथ मैं कहता हूँ, देश की आजादी के आज लगभग 75 साल हो गए, जब तो कोई कांग्रेस पार्टी ने पूछा नहीं कि टंटिया मामा कहाँ रहता है। अरे तुम्हारी और तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने तो उसे गुंडा, बदमाश, उचक्का और चोर साबित किया। चलिए, ये बयान फिलहाल इसको हम यात्रा से जोड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जहां जहां जा रहे हैं उस जगह को जोड़कर देखेंगे शैलेंद्र जी, या फिर यात्रा से पहले सियासी बयान को जोड़कर देखेंगे। चुनाव शाखा क्या कहती है? देखिए, ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जो यात्रा का रूट है वो आदिवासी बेल्ट से ही है, निमाड़ और मालवा से, खासतौर से निमाड़ में। तो ये टंटिया मामा को लेकर बीजेपी भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी भावुक है और 4 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम भी करने जा रही है। और जिस तरह से एसटी वोट की लड़ाई है मध्य प्रदेश में, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बीजेपी इस चीज़ को समझ रही है कि कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश करेगी कांग्रेस। तो ये एक पहले से ही एक काउंटर अटैक हम इसको कह सकते हैं बीजेपी का, कि एक मैदान तैयार कर रही है। वो इस मुद्दे पर पहले से ही एक माहौल बना रही है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी रही है। देखिए, जब कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी तो आदिवासी वोट उसका बड़ा मजबूत वोट बैंक माना जाता था। और अब ये लड़ाई है, 2018 में कांग्रेस ने फिर उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं वापस पाया है। लेकिन अब आप देखेंगे 1-1.5 साल से बीजेपी ने उस कोशिश की है उसमें फिर से सेंध लगाने की, या पिछले 10 सालों में जो उसने वोट लिया था इस इलाके से वो फिर हासिल करने की। तो ये यात्रा भी एक उसका जरिया होगा कांग्रेस का, कि इस यात्रा के जरिए उस वोट बैंक को मजबूत रखा जाए। और बीजेपी की भी कोशिश होगी। तो ये बयानबाजी में जरूर बातें होगी, क्योंकि वही फिर से मैं कहूँगा कि अगर कांग्रेस इसको, ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो किस दिशा में इस यात्रा को रखना चाहती है, कि अगर उस तरफ से कुछ बयान गलत आए तो बीजेपी को बिल्कुल निश्चित रूप से घेरने का मौका मिलेगा, खासतौर से आदिवासी वोट बैंक को लेकर। जी, अभी तो बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी जब मंच से बोलेंगे, मध्य प्रदेश को लेकर कुछ बोलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी की तरफ से भी बयान आना शुरू हो जाएंगे। तो इंतजार करते हैं हम उसका। और चुनावी शाखा में आपके रिकॉर्ड खंगालने के साथ साथ इन दोनों विषयों पर जो आपने एक पॉलिटिकल, ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ हमें मोटिवेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं कि ऐसी विधानसभा जिसका समीकरण दिलचस्प है और जो सुर्खियों में रहती है। कुछ समझ पाए? चलिए सागर की सुर्खी लिए चलते हैं। नमस्कार, बूथबाजा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष तिवारी। आज हम 230 विधानसभा जो प्रदेश की हैं उनमें हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंचे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली सागर की सुर्खी विधानसभा का अपना मिजाज है।
यहाँ से फिलहाल गोविंद सिंह राजपूत विधायक हैं और प्रदेश सरकार में राजस्व और परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत 2018 में कांग्रेस से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे और 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए। जनता ने फिर साथ दिया तो उपचुनाव में जीत हुई और फिर शिवराज सरकार में मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है। गोविंद सिंह राजपूत के बड़े भाई और सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत का कहना है कि जनता बीजेपी के पक्ष में है और इस बार जीत पहले से ज्यादा वोटों से होगी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा हमेशा तैयार रहती है कि चुनाव कल होना है। कार्यकर्ता और जनता की दम पे चुनाव होते हैं और कार्यकर्ता और जनता की दम पे हम चुनाव लड़ते हैं। जनता भाजपा के साथ है, हमारे साथ है। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो उनके अपने दावे हैं। कभी सुर्खी को अपना गढ़ मानने वाली कांग्रेस के पास इस बार प्रत्याशी को लेकर भी चुनौती है। कांग्रेस इस क्षेत्र में रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के साथ कई मुद्दों पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा करती है और विकास के नाम पे इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में शून्यता की स्थिति है। हम इन्हीं सारे मुद्दों को लेके चुनाव प्रचार में जाएंगे और माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से पिछली 15 महीने की सरकार में किसानों के कर्जे माफ करने की दिशा में जो कदम बढ़ाया था, वह मुद्दा हमारा अभी भी है। जनता आज फिर एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में देखना चाहती। अब बात किंग मेकर यानी कि जनता जनार्दन की है। यहाँ कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। जनता विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आती है, लेकिन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को न मिलने का असंतोष भी दिखाई देता है। सुर्खी हमेशा से सुर्खियों में रही है और 2023 के रण में भी नजारा ऐसा ही होगा। बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है तो कांग्रेस अपना परचम लहराने के लिए जतन कर रही है। नतीजे वक्त आने पर पता चलेंगे, लेकिन मुकाबला जोरदार होगा। जहां तक जनता की बात है, जनता का रुझान आपने स्पष्ट देखा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जनता का मत किस तरह से बना रहता है। कैमरा पर्सन राज के साथ बंसल न्यूज के लिए मनीष तिवारी, सागर। अब जरा सुर्खी विधानसभा का सियासी इतिहास समझिए। कभी स्थानीय उम्मीदवार यहां विधायक नहीं बना। वर्तमान में गोविंद सिंह राजपूत विधायक हैं। अब गोविंद सिंह राजपूत की बात कर ली तो 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सरकार में राजस्व और परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत। 2018 में गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में थे, कांग्रेस से चुनाव जीते। उस समय भी मंत्री रहे कमलनाथ सरकार में और फिलहाल भी मंत्री हैं, क्योंकि उस समय भी जीते और उपचुनाव में भी जीते। 3 बार विधायक रहे गोविंद सिंह राजपूत। भूपेंद्र सिंह पारुल साहू भी बीजेपी से यहां विधायक रही हैं। पारुल साहू ने उपचुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। चुनावी जायका लेने का तो सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर चंबल, जहां का जायका थोड़ा जुदा है, लेकिन कुछ खट्टा कुछ मीठा है। आइए आप भी जरा हमारे साथ चलिए। को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम जायका चुनाव का में इस समय हम एक चौपाटी पे खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हो जो युवा वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं खासकर वो यहां पर पहुंचे हैं और चौपाटी पर चाट वगैरह खाने का काम इस समय कर रहे हैं। लेकिन चूंकि चुनाव आने वाला है और जो युवा वर्ग होता है उनका चुनाव में खासा महत्व होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो युवा वोटर हैं और युवा वोटर जिस पार्टी की तरफ करवट बदलते हैं सरकार उसी के पक्ष में होती है। कुछ युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया 2023 का चुनाव आने वाला है, इस बार क्या मुद्दा है रहेगा आपकी नज़र? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ना, जैसे अभी हमारी वो उसकी वैकेंसी आ रही है अग्निवीर वगैरह की, तो उसमें हमें मुश्किल से 3500 वैकेंसी मिल रही है। आ रहे हैं बच्चे, कम से कम 7-8 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तो वो मिलती नहीं है ना, जगह नहीं मिलती।
कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करें। भैया किस तरह देख रहे हैं आप? हर साल मतलब लाखों बच्चे पास आउट होते हैं, ग्रेजुएशन से पास आउट होते हैं, पर उनके बाद बहुत ही कम बच्चे रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में लग पाते हैं। आधे लोग बेरोजगार ऐसे रह जाते हैं, कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं लग पाती। प्राइवेट जॉब मिलती है लोगों को, पर ऐसी मिलती है जो कंफर्टेबल नहीं रहती, उनका घर बार चल नहीं पाता। सबसे मेन मुद्दा है कि रोजगारों को, मतलब जो हमारे जैसे युवा बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की फैसिलिटी मिले और वैकेंसी निकले तो बच्चों को मतलब जॉब लगेगी, तो उससे आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही उपयोगी हो रहेगा। चुनाव में ऐसा है कि अभी कुछ तो वैकेंसी है ना, वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर बोलें तो वैकेंसी आ रही हैं, कुछ डिले भी हो रही हैं। अगर हो भी गई हैं, बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं, उनकी मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, कुछ इशू, इस चक्कर में बच्चे को मोटिवेट भी नहीं हो पा रहे, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें पता है जॉब वैकेंसी आ रही है, हो नहीं पा रहा है, तो डिमोटिव हो रहे हैं सब बच्चे। तो सरकार से ये निवेदन है कि मतलब बच्चों का मोटिव करे, डिमोटिव मत करे। जो अभी आर्मी के जो कुछ एजेस का कुछ कर दिया उन्होंने, एजेस कम बच्चे वालों लेंगे, जिसका हो गया तो उसका रह गया ज्वाइनिंग पर। अभी देखते हुए मुझे लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हर चीज़ को लेके। पर्टिकुलरली अभी थोड़े टाइम में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी तो भी काफ़ी ठीक है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो हर चीज़ के महंगाई को लेके मैं कहूँगी कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एकदम से। तो हाँ, सरकार अपना काम ठीक कर रही है, अच्छा चल रहा है। उनके अलग काम चलते रहते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो लोग बहुत जगह खर्चा करते हैं, उनका अलग चलता है। लेकिन तो भी जो पेट्रोल प्राइसेस और जो नॉर्मल आम आदमी की जो सुविधाएं होती हैं वो एकदम से उसके ऊपर लोड आ जाता है। जो सब्जियां होती है वो महंगी हो जाती है, दाल चावल, खाने की चीज़ें, पेट्रोल, ये बहुत बेसिक नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी भी यूथ की और पूरी पॉपुलेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन एक वर्ष से देखें जो वैकेंसी उन्होंने निकाली है वो समय पर नहीं हुई हैं। कई कारण हैं उसके, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, समय से वैकेंसी निकालनी होगी जिससे समय पर ज्वाइनिंग मिले और रोजगार बढ़ता रहे। देखना ये होगा कि 2023 को लेकर युवाओं के मन में क्या है। आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर जो युवा हैं वो किस ओर करवट लेते हैं। कहा जाता है कि युवाओं की जो वोटरों की संख्या है वो सबसे अधिक है। जिस तरह युवा जिस पार्टी की तरफ युवा करवट लेते हैं, पार्टी उसी की बनती है। कैमरामैन करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब बारी हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिलवा सकते हैं। बोले तो नेताजी में मिलिए कांग्रेस नेता और तराना सीट से विधायक महेश परमार से। बंसल न्यूज की खास पेशकश नेताजी बोले में आज हम बात करें तराना विधानसभा के महेश परमार जी से कि आखिर अगर इस बार पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है, अगर टिकट वापस उनको देती है तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे और क्या इनका लक्ष्य रहेगा। सबसे पहले तो हमारी तत्कालिक सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने ऋण माफी की, तो लगभग 1 लाख रुपए तक का 400 करोड़ रुपए हमारी ऋण माफी हुई थी। तो सबसे पहले प्राथमिकता जो 2 लाख तक की ऋण माफी कराना। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने, हमारे किसान भाइयों को ना खाद मिल रहा, इफको, डीएपी, यूरिया, ना बिजली मिल रही है। किसानों को उचित उनकी उपज का उचित दाम कैसे मिले, ये मुख्य मुद्दा मेरा रहेगा। कि मैं इस समय सोच सकता हूं कि अगर हमारा किसान भाई मजबूत होगा, उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, तो सबसे पहले पूरा देश चलेगा। आज सबसे ज़्यादा परेशानी में, कष्ट में किसान भाई है। पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो हमारी बहन है, छोटी हमारे भाई हैं, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, ये हमारा मुद्दा रहेगा। हमारे वरिष्ठ बुजुर्गों का सम्मान कैसे हम बढ़ाएं, ये हमारा मुद्दा रहेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही आपके कुछ नेतागण हैं या कुछ साथी हैं, उनका कहना है कि महेश परमार को हर चुनाव लड़ना है, चाहे वो महापौर का हो, विधायक का हो। अब जो सांसद के चुनाव आने वाले 2024 में हर अगर नेतागिरी उनको करना है तो दूसरे कार्यकर्ताओं का क्या होगा, इसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे। जहां कार्यकर्ता ने बोला, अभी आपने देखा पहले भी इतने महापौर के चुनाव है, मुझे तो कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कहा, हाईकमान ने, तो अगर वो कहेंगे तो मैं लड़ूंगा, वो कहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। मेरी तो कोई मैं तो पार्टी का सेवक हूं। मैं 3 बार जिला परिषद का चुनाव जीता, जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जीता, महापौर का भी आप सब भगवान महाकाल और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, युवा साथियों की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता हूं। उसमें समीकरण आपने देखा कि गड़बड़ी करके विधानसभा जीता हूं। तो पार्टी जो गाइडलाइन तय करी है, मैं तो पार्टी का सेवक हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जनता का सेवक हूँ। जो पार्टी को जनता तय करी वो कार्य में करूंगा। जैसा दिशा निर्देश पार्टी के हमारे आला कमान आदरणीय कमलनाथ जी, राहुल जी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना मेरा काम है। आखिरी सवाल था, जनता आखिर आपको विधायक क्यों चुने। कोरोना जैसी महामारी हो, अन्य क्षेत्र की समस्या हो,
24 घंटे सतत संपर्क, 24 घंटे मोबाइल चालू, निरंतर हमारे परिवारजनों के बीच में रहता हूँ, माता बहनों को सम्मान करता हूँ, बुजुर्गों को सम्मान करता हूँ, युवाओं की लड़ाई लड़ता हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, मजदूर भाइयों की लड़ाई लड़ता हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा। निरंतर परिवारजनों के बीच में रहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नेताजी बोले में महेश परमार का दावा है, अगर पार्टी मेरे ऊपर एक बार पुनः विश्वास जताती है तो क्योंकि मेरे ने काम किया है, काम के आधार पर मुझे जनता चुनेगी और जनता चुनकर आती है तो कहीं ना मैं गांव का विकास करूंगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। अब बारी है जन का मन टटोलने की। जबलपुर में हमने आम लोगों से उनके मन की बात को जानने की कोशिश की और जाना कि वो 2023 में क्या चाहते हैं। भैया मेरा मन तो ये है कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है और यही चलना चाहिए, क्योंकि ये आवास योजना बना रही है, सबको घर मिल रहे हैं। पहले सही बात है गरीबों के पास घर नहीं था, गैस बांट रही है, लेकिन जो है इस समय गैस की बहुत महंगाई है और गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है। सबके पास है राशन कार्ड, पर जो मेन जिनको चाहिए राशन कार्ड उनके पास राशन कार्ड नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि अगर कुछ भी करते हैं पहले उनके तरफ जरूर ध्यान दें। अभी 2023 के चुनाव के लेके जनता बहुत ज़्यादा असमंजस में है। मतलब महंगाई को देखते हुए पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, तो जनता अब चाहती है परिवर्तन। जनता का मन ये कहता है जो अच्छा करेगा उसे वोट मिलेगा, क्योंकि इतनी आजकल जनता भी जानती है कि हमें किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। वो भी आजकल एजुकेटेड है, वो अपना मत किसी को बताएगी नहीं, बट वो उसके काम के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आने वाला समय उसका कैसा होगा। बस यही है, साफ सफाई रहना चाहिए। इंसानों को परेशानी रहती है कि क्या कहते हैं, साफ सफाई नहीं हो रही, हर चीज़ के लिए परेशान हो रहे, गैस सिलेंडर महंगे कर रही, थोड़ा उसमें ध्यान देना चाहिए। और अपना जो बने या विधायक या जो भी, वो ऐसा होना चाहिए कि सबको परिवार समझ के चले कि ये मेरा सब परिवार है, तो उसके चुनाव से करेंगे हम लोग वोट सब। बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी के साथ साथ एजुकेशन, इसमें भी बच्चे पीछे हो रहे हैं क्योंकि स्कूलों की हाई फाई फीस हो गई है, फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आप गैस की टंकी देखिए, 1000 रुपए से ज़्यादा की गैस की टंकी हो गई है, तो एक नॉर्मल परिवार को बहुत ही फेस करना पड़ रहा। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए, मतलब रोजगार बढ़ाएं, काम धंधा दें और ये जो कॉस्टली चीज़ें हैं उनको थोड़ा रिजनेबल करें। कल फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा और नेताजी के नए बयान और जनता के अपने मन की बात के साथ। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।